गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हो। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है ऊष्मागतिकी। और उसमें आज हम अध्ययन करेंगे ऊष्मागति का शून्यांकी नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी, या इसे कुछ किताबों में शून्यवां नियम, अंग्रेजी में इसे कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। प्यारे विद्यार्थियों, इसे समझने के लिए हम एक छोटे से चित्र पर ध्यान देते हैं। ये आपकी निकाय ए है, ये निकाय बी है और ये निकाय सी है। निकाय ए और बी के बीच में कोई कुचालक या ऊष्मारोधी रखा हुआ है। यहाँ रखा हुआ है कुचालक या ऊष्मारोधी, और ये आपका है सुचालक। एक दूसरा चित्र हम और बनाते हैं। जिसमें आपकी ये वाली स्थिति अब क्या रहेगी, जो पहले वाली थी सुचालक थी वो तो रहेगी कुचालक, और जो पहले वाली जो कुचालक थी वो रहेगी सुचालक। यह आपकी निकाय ए, ये निकाय बी और ये निकाय सी। तो ये तो आपकी हो गई कुचालक या ऊष्मारोधी, और ये हो गई आपकी सुचालक। ये बात समझ में आ रही होगी। इसे समझाने के लिए मैं कुछ लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। माना निकाय ए, बी व सी के ताप क्रमशः TA, TB वह TC हैं। इस निकाय का नाम TA, इसका नाम TB, इसका नाम TC। दूसरी बात हम ये भी मान लेते हैं कि माना TC TA तथा TB से अधिक है। ये भी हमने मान लिया। अब देखो, ये जो TC ताप है इस TA और TB से अधिक है, और यहाँ पर ये है आपका सुचालक लगा हुआ है। इट मीन्स ऊष्मा उच्च ताप से
निम्न ताप की ओर प्रवाहित होगी, ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होगी, ऐसे ही ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होगी, ऐसे ही ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होगी। और ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि दोनों में ताप पे साम्य नहीं आ जाए या दोनों का ताप एक समान नहीं हो जाए। यह हमने पहले ही पढ़ लिया है। इसका मतलब यह हुआ चित्रानुसार ऊष्मा C से A वह C से B की ओर प्रवाहित C की ओर तब तक प्रवाहित होती है जब तक C वह A तथा C वह B तापीय साम्य में न आ जाएं। अर्थात इससे ऊष्मा इसमें और इससे ऊष्मा इसमें तब तक बहती रहेगी जब इसका ताप इसके बराबर नहीं हो जाए। बाद में जो इसका खोज करता था RH फाउलर, इस नियम का खोजकर्ता RH फाउलर ने 1931 ईस्वी में इस नियम का खोजकर्ता RH फाउलर 1931 ने बताया कि कोई दो निकाय किसी अन्य निकाय किसी अन्य निकाय के साथ तापीय साम्य में हैं तो वे एक दूसरे से भी तापीय साम्य में होती है। इस नियम के खोजकर्ता RH फाउलर ने बताया कि कोई दो निकाय किसी अन्य निकाय के साथ तापीय साम्य में हैं तो वो दोनों निकाय भी एक दूसरे के तापीय साम्य में होती हैं। यही RH फाउलर का ऊष्मागतिकी शून्यांकी नियम है। यही RH फाउलर का ऊष्मागतिकी शून्यांकी नियम है। ऊष्मागतिकी शून्यांकी नियम ताप की अवधारणा को व्यक्त करता है। इसका जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष है वो है निष्कर्ष। यह नियम ताप की
अवधारणा को व्यक्त करता है। देखो दूसरी बात एक महत्वपूर्ण है, यह नियम ताप की अवधारणा को व्यक्त करता है। जो आर.एच. फाउलर का ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम है वो ताप की अवधारणा को व्यक्त करता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि इस नियम का नाम है शून्यांकी या शून्यवा नियम। इसके पीछे भी एक रीजन है कि जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और जो द्वितीय नियम है उनकी खोज के बाद में आर.एच. फाउलर ने इस नियम की खोज करी थी। और आप ये जानते हो कि जो ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम है वो ताप की अवधारणा पर आधारित है। और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम और द्वितीय नियम में भी ताप होता है, अर्थात उनकी ताप के बिना भी उन नियमों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। जब इस नियम की बाद में खोज हुई तो वैज्ञानिकों को मालूम पड़ा कि ये तो नियम ऊष्मागतिकी के नियम प्रथम और द्वितीय से पहले आना चाहिए था, इसलिए पहले आने वाले को तृतीय नियम तो कह नहीं सके। इनके पास यही ऑप्शन था कि ये ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम है। तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित भौतिक राशियां अब मैं जिन भौतिक राशियों की बात करने जा रहा हूं उनमें से कुछ का तो हम पिछली जो लेक्चर्स है उनमें हम डिराइव कर चुके हैं और कुछ नियम हैं जिनको हम यहाँ समझेंगे। जैसे पहला है ऊष्मा, अर्थात हीट। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो ऊष्मा है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है या संचित होती है। या कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि ऊष्मा का संचरण तापांतरण के कारण एक निकाय से दूसरी निकाय में होता है। हम जानते हैं कि ऊष्मा का संचरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये कोई आपकी निकाय है, XYZ कोई भी निकाय है। हमने ये भी देखा था कि किसी निकाय में बहुत सारे परमाणु या अणुओं का समूह होता है। किसी निकाय में बहुत सारे अणुओं या परमाणुओं का समूह होता है। निकाय एक निश्चित सीमाओं से घिरी होती है, ये भी हमने देखा था। और हमने ये भी देखा था कि निकाय के चारों ओर उपस्थित क्षेत्र को, जैसे मान लेते हैं कि ये निकाय के चारों ओर उपस्थित क्षेत्र है, निकाय के चारों ओर उपस्थित क्षेत्र को हम परिवेश कहते हैं।
यानी कि इन सीमाओं के अतिरिक्त जो है ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये है आपका परिवेश, और ये आपका क्या है, निकाय। जो ब्लैक भाग है, जो ब्लैक भाग है ये निकाय है, और जो ग्रीन भाग और ब्लैक भाग वाले बीच वाला जो एरिया है वो है परिवेश। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इन्वायरमेंट। और ये आपका सिस्टम होता ही है। अब हम ये मान लेते हैं कि इस निकाय का ताप Ts है और परिवेश का ताप Te है। यदि निकाय का ताप Ts है और परिवेश का ताप T है, टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट एंड टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, तो पहला हम कंडीशन मानते हैं कि Ts ग्रेटर देन Te, यानी निकाय का ताप ज़्यादा है और परिवेश का ताप कम है। और हम ये जानते हैं कि ऊष्मा का संचरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो यहाँ पर जो ऊष्मा का संचरण है वो किधर होगा, निकाय से परिवेश की ओर होगा, निकाय से परिवेश की ओर। अब यदि हम इसका उल्टा कर दें, Te ग्रेटर देन Ts कर दें, तो ऊष्मा संचरण क्या हो जाएगा, परिवेश से निकाय की ओर होगा। तीसरी जो बात है, ऊष्मा का संचरण पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है। अब यदि पथ पर निर्भर करता है तो इसमें ऊष्मा द्वारा कुछ कार्य भी किया जाता होगा। और जो चौथी बात है वो है ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता, जिसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, कैपिटल S बराबर डेल Q अपॉन डेल T। और पांचवी जो बात है वो है विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, इसको हमने स्मॉल s से प्रदर्शित किया था, और डेल Q अपॉन M डेल T। तो डेट्स इम्प्लाइज डेल Q बराबर हो जाएगा ये MS डेल T। और जो लास्ट और छठा है वो है मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। जब हमने विशिष्ट ऊष्मा का अध्ययन किया था तो हमने विशिष्ट ऊष्मा के बाद में मोलर विशिष्ट ऊष्मा का अध्ययन किया था। ये कहा था कि यदि 1 केजी द्रव्यमान की जगह हम 1 मोलों की संख्या ले लें तो जो विशिष्ट ऊष्मा है वही मोलर विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी, और उसको हमने कैपिटल C से प्रदर्शित किया था, और डेल Q अपॉन म्यू डेल T, जब म्यू क्या है, मोलों की संख्या। तो विशिष्ट ऊष्मा और मोलर विशिष्ट ऊष्मा में केवल इतना ही अंतर है, यहाँ पर द्रव्यमान लेते हैं और यहाँ द्रव्यमान जगह मोलों की संख्या ली जाती है। जब मोलों की संख्या ली जाती है तो इसे मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, और जब द्रव्यमान लिया जाता है तो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर, इसमें पार्ट नंबर 1, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा CV बराबर डेल Q अपॉन म्यू डेल T V।
और बी इसमें हो जाएगा स्थिर दाब पर, यहाँ पर खा गया था, मोलर विशिष्ट ऊष्मा बराबर सी पी बराबर डेल क्यू म्यू डेल टी पी। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं, फिर भी ऊष्मागति के प्रथम नियम को समझाने के लिए इनकी महत्वपूर्ण आवश्यकता थी, तो मैंने इसको रिवाइज कर दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ऊष्मा के बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण भौतिक राशि है वो है आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। नाम से स्पष्ट है, निकाय के अंदर की ऊर्जा, और निकाय के अंदर क्या होते हैं, अणु गति करते हैं। तो सेकंड टॉपिक हो गया आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। किसी निकाय में उपस्थित अणुओं की गति और स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। किसी निकाय में देखो, अभी हमारी बात हुई थी कि जब भी कोई निकाय होती है तो निकाय बहुत सारे अणुओं या परमाणुओं का समूह होती है। निकाय की एक निश्चित सीमा होती है, और इस निकाय से बाहरी क्षेत्र को हम परिवेश कहते हैं, या निकाय के चारों ओर उपस्थित क्षेत्र को हम परिवेश कहते हैं। किसी निकाय में उपस्थित अणुओं की गति तथा स्थिति या विन्यास, किसी निकाय में उपस्थित अणुओं की गति तथा स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब मान लेते कि माना जो यू के है वो है निकाय में अणुओं की गति के कारण उत्पन्न गतिज ऊर्जा। निकाय के अणुओं की गति के कारण उत्पन्न गतिज ऊर्जा, और जो यूपी है निकाय के अणुओं की स्थिति के कारण उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा। प्यारे विद्यार्थी, हम जानते हैं कि गति के कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, स्थिति या विन्यास के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब मान लिया कि अभी हमने देखा है कि निकाय में उपस्थित अणु गति और स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यदि यांत्रिक ऊर्जा U है तो यांत्रिक ऊर्जा क्या जाएगी, UK प्लस UP, अर्थात जो यांत्रिक ऊर्जा है
वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। गति के कारण, अणु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा और स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हम जानते हैं कि आदर्श गैस में आकर्षण बल शून्य होता है। आदर्श गैस के लिए आणविक आकर्षण बल शून्य होता है। अतः यूपी बराबर 0। अर्थात जब आदर्श गैस के लिए आणविक आकर्षण बल शून्य होता है तो उसके विन्यास में तो कोई हलचल ही नहीं होगी, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात उस स्थिति में जब आदर्श गैस है तो उसकी आणविक आकर्षण बल शून्य होता है और आणविक आकर्षण बल शून्य होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी शून्य होगी। तो समीकरण 1 से जो गतिज ऊर्जा होगी वो ही आंतरिक ऊर्जा होती है। जो गतिज ऊर्जा होती है वो ही आंतरिक ऊर्जा होती है। आंतरिक ऊर्जा पथ पर निर्भर नहीं करती है। आंतरिक ऊर्जा पथ पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात यह निकाय की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। और इसी चीज को हम गणित में लिख देते हैं। अर्थात डेल यू बराबर यू एफ माइनस यू आई। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आंतरिक ऊर्जा है वो एक प्रकार की ऊष्मा है और हम ये जानते हैं कि जो ऊष्मा होती है वही ताप होता है। अर्थात ताप प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में निर्भर करता है। बीच में ताप क्या रहता है इसका निकाय से कोई लेना देना नहीं है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप पुनः इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा जो अंतिम बात है ऊष्मागति के प्रथम नियम को समझने के लिए वो है कार्य। अंग्रेजी में कहते हैं वर्क। देखो इस कार्य को समझने के लिए हम एक पिस्टन युक्त बेलन लेते हैं जिसमें गैस भरी हुई है। जैसे मान लो कि ये आपका बेलन है और इस पर ये लगा हुआ है आपका पिस्टन। ये क्या लगा हुआ है पिस्टन लगा हुआ है।
अब हम ये मान रहे हैं कि ये जो पिस्टन था इसमें ये गैस भरी हुई थी, इस भरी हुई गैस के कारण पिस्टन पर बल लग रहा है। वो मान लिया कि बल आपका F है। उस बल F की वजह से ये पिस्टन में सूक्ष्म विस्थापन dx हुआ है। इस सूक्ष्म विस्थापन ds के कारण गैस द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ये मान लेते हैं कि यहाँ पर गैस पर दाब P है, गैस पर दाब P है और इसका आयतन V है। प्रारंभ में VI है और जब ये आगे भर के यहाँ तक आ जाता है तब इसका क्या है, आयतन VF। तो हमने क्या माना, एक पिस्टन युक्त बेलनाकार पिस्टन युक्त बेलनाकार पिस्टन युक्त चलित पिस्टन युक्त बेलन है जो गैस से भरी है। ये अपने माना चलित पिस्टन युक्त बेलन है, माना चलित पिस्टन युक्त बेलन है जो गैस से भरी है। और ये भी मान लेते हैं कि ये गैस पिस्टन पर दाब P लगाती है, ये गैस पिस्टन पर दाब P लगाती है जिसके कारण गैस द्वारा आरोपित बल हम निकाल लेंगे। अब जब ये दाब लगाती है तो ये पिस्टन सूक्ष्म विस्थापन dx यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो सूक्ष्म विस्थापन, ये सूक्ष्म विस्थापन पिस्टन के सूक्ष्म विस्थापन dx, पिस्टन के सूक्ष्म विस्थापन dx के लिए गैस द्वारा किया गया कार्य देखो डियर स्टूडेंट्स, dx सूक्ष्म विस्थापन है और इस सूक्ष्म विस्थापन के लिए कार्य भी सूक्ष्म ही होता है, dw। और कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, और बल बराबर होता है, हम जानते हैं कि चूंकि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ये मान लेते हैं कि जो आपका ये पिस्टन है A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो डेट सिंपलाइज F बराबर क्या हो जाएगा, PA। तो ये मान हम याद देते हैं PA dx। अब देखो ये क्या है, क्षेत्रफल इंटू विस्थापन, और क्षेत्रफल इंटू विस्थापन, देखो विस्थापन में सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है
तो क्षेत्रफल इंटू विस्थापन भी सूक्ष्म आयतन आएगा। तो ये आपका क्या, डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी। अब संपूर्ण कार्य के लिए हम क्या करेंगे, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू का मान देते हैं। देखो प्रारंभिक आयतन वी आई था, अंतिम आयतन वी एफ है, तो पी डी वी। तो पी डी वी के लिए पी कांस्टेंट बाहर जाएगा और डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी, और लिमिट क्या हो जाएगी वी आई से वी एफ। तो ये हो जाएगा आपका पी वी एफ माइनस वी आई। ये हो गया हमारा किया गया कार्य। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो जब हम 2 किलो चावल बनाते हैं तो पूरे 2 किलो चावलों को तो हम उठा देखते नहीं कि बने या नहीं बने हैं। उनमें से एक चावल को उठा के देखते हैं, यदि मालूम पड़ता है कि वो अंतिम स्थिति में है या खाने लायक स्थिति में है, तो हम सोचते हैं कि पूरे चावल खाने लायक की स्थिति में है। इसी प्रकार हमने यहाँ पर एक सूक्ष्म विस्थापन dx के लिए कार्य निकाला है और फिर हमने इंटीग्रेशन करके संपूर्ण कार्य निकाल लिया है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अतः मेरे government.vlogs यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।